नमस्कार। कहते हैं कि दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है और पेट की भूख रोटी से मिटती है। रोटी के लिए काम चाहिए, लेकिन लोगों को एक तरफ कोरोना के वायरस ने मारा तो दूसरी तरफ बेरोजगारी का वायरस तंग कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। कोरोना की लहर मध्यम हो रही है तो जिंदगी के समंदर में बेरोजगारी की लहर जोर जोर से उठने लगी है। जान बचाने की जद्दोजहद में जहान बचाने की कोशिशें कईयों के लिए कमजोर पड़ गईं। कोरोना में कामकाज ठप पड़ा तो घर चलाना मुश्किल हो गया। इंडिया चाहता है कि कोरोना का बेरोजगारी वाला साइड इफेक्ट भी जल्द से जल्द खत्म हो। आज सबसे ज्यादा 45% लोग यही जानना चाहते हैं कि कोरोना की जाती हुई दूसरी लहर पर सवार होकर कैसे बेरोजगारी की लहर आ गई। 15% लोग बच्चों के टीके और इम्तिहान वाली टेंशन वाली खबर को देखना चाहते हैं, तो 13% लोग इस कश्मकश को समझना चाहते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में अपराधी मस्त क्यों रहते हैं और पुलिस त्रस्त क्यों रहती है। लेकिन सबसे ज्यादा त्रस्त तो आम आदमी है। कोरोना में अपने लोगों को खोया, बीमारी में अपनी गाड़ी, कमाई इलाज में गंवाई और उस पर से बेरोजगारी की मार अब पड़ने लगी है। कुछ आंकड़े आपके सामने हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर ने जान के साथ साथ जहान पर भी कहर बरपाया है। ध्यान से देखिए इस ग्राफिक्स को। आलम यह है कि जनवरी से मई तक 2,53,00,000 लोग बेरोजगार हो चुके हैं। सिर्फ मई के महीने में, जो अभी खत्म हुआ 3 दिन पहले, सिर्फ मई के महीने में ही बेरोजगारी की होने की संख्या 1,53,00,000 की है, जबकि अप्रैल में ये संख्या 73,50,000 लोगों के हाथों से कामकाज छिन गया था। अब बहुत सारे लोगों के हाथ में बची है तो मजबूरी, जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ाने की मजबूरी। कैसे इस मुसीबत भरे काल में कोरोना से लड़ें या पापी पेट के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ें। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कोरोना के बाद बेरोजगारी का कहर। 8,000 रुपये मंथली मुझे जॉब में मिला करता था, जो कि अब मैं बेरोजगार की स्थिति में आ गया। पहले कोरोना ने मारा, अब बेरोजगारी सिर पर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जॉब नहीं मिला है अभी तक। लॉकडाउन लगने के बाद अभी जब से घर पे ही बैठे हैं हम। जब काम धंधा बंद तो कैसे चलेगी रोजी रोटी। पिछले लॉकडाउन में जो था बचा हुआ वो उससे निकल गया, अब इस लॉकडाउन में वो भी खत्म होता, अब तो कुछ बचा ही नहीं फिर। अब लोगों को डराने लगा बेरोजगारी का वायरस। सीहोर के मंगेश वर्मा हूं या फिर मुरादाबाद के विशाल कश्यप, किस किस का दर्द कहें, किस किस का दर्द सुने। कोरोना ने लोगों को जितना रुलाया उससे ज्यादा रुला रही है कोरोना के चलते आने वाली मुश्किलें। अभी पिछले साल के लॉकडाउन से देश उबर नहीं पाया था कि दूसरी लहर ने फिर सारे काम धंधे बंद कर दिए। नौकरियों पर संकट आ गया और नतीजा ये हुआ कि घर चलाना मुश्किल हो गया। पटना के वरुण पाठक को देखिए, कोचिंग चलाते हैं। लॉकडाउन में सेंटर क्या बंद हुआ, उनके बुरे दिन शुरू हो गए। घर की गाड़ी अब पर्सनल लोन पर चल रही है। स्थिति तो सबकी खराब है, लेकिन हम लोगों का स्थिति तो सबसे बदतर है, क्योंकि जब भी लॉकडाउन हुआ, पहला या दूसरा, सबसे पहले इंस्टीट्यूशन को बंद किया जाता है, स्कूल को बंद किया जाता है और सबसे लास्ट में जाकर के खुलता है। विजयंक मिश्रा हाई कोर्ट में वकील हैं। कोरोना से पहले काम रफ्तार से चल रहा था, लेकिन कोरोना काल में कोर्ट बंद हुए तो काम भी ढीला पड़ गया। अब हालात ये हैं कि जो बचाया था वो खर्च हो रहा है। हम लोगों का कोई आमदनी का अभी फिलहाल 1 साल से न कोर्ट का प्रैक्टिस चल रहा है, न कोर्ट पूर्ण रूपेण बंद है, और हम लोग अपने जमा पूंजी के द्वारा खर्चा का व्यवस्था कर रहे हैं। वो भी अब जमा पूंजी खत्म हो चुका है और बैंक से पर्सनल लोन एंड अदर्स का कोशिश में से लेके चला रहे हैं।
आम आदमी की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि ना तो मकान का किराया रुका, ना ईएमआई, घर का खर्च भी जस का तस है। कुछ रुका है तो वो है आमदनी। जैसे गाड़ी का सब ईएमआई है, ड्राइवर का सैलरी चालू है, ऑफिस का रेंट है, घर का अपना खर्चा है, गाड़ी का इंश्योरेंस है, मेंटेनेंस है, तो ये सब पे खर्च तो महीने का 2 लाख 3 लाख आ ही जाता है और इनकम 1 रुपया भी नहीं आ रहा है। आमदनी रुकी तो लोगों को खर्च चलाने के लिए लोन लेना पड़ा। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2020 की तुलना में कुल लोन में पर्सनल लोन की हिस्सेदारी 24% से बढ़कर अप्रैल 2021 में 30% होने का अनुमान है। 27 मार्च 2020 की तुलना में 26 मार्च 2021 तक 2,59,865 करोड़ के पर्सनल लोन बढ़े हैं। कोरोना और उसके बाद लगे लॉकडाउन ने लोगों की कमर तोड़ दी है। बेरोजगारी दर का ग्राफ लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक जून 2021 में बेरोजगारी दर 12.1% पर पहुंच गई है। जनवरी से मई 2021 के बीच करीब 2,53,00,000 लोगों को रोजगार गंवाना पड़ा है। करीब 1,72,00,000 दिहाड़ी मजदूरों से काम छिन गया। कारोबार करने वाले 55,70,000 लोगों का काम बंद हो गया। प्राइवेट नौकरी करने वाले करीब 32 लाख लोग बेरोजगार हो गए। चारों तरफ जो आर्थिक गतिविधि रुक गई है, सारी के सारे राज्यों में ज्यादातर भारत की आबादी इस समय लॉकडाउन में है। मुख्य कारण मैं इसका ये मानता हूं क्योंकि फैक्ट्रियां, दफ्तर, जितने भी व्यवसाय हैं वो सब के सब बंद पड़े हैं। मुंबई की श्रुति गणपति को ही लीजिए। 16 साल पत्रकार के तौर पर एक संस्थान को दिए। कोरोना काल में जान की परवाह ना कर सच लोगों तक पहुंचाया, लेकिन अचानक उस अखबार का एडिशन बंद कर दिया गया। कोरोना काल में दूसरी नौकरी मिली नहीं और अब किसी तरह घर की गाड़ी चल रही है। मीडिया में ऐसे लोग हैं, यानी सैकड़ों की मात्रा में मैं कहूँगी पूरे भारत में, कि जिनको निकाल दिया है, कोई सिवरेंस पैकेज उनको नहीं मिला, कोविड के वजह से उनको बहुत तकलीफ है, बहुत सारे लोगों को कोविड हो गया और दूसरा कोई भी जॉब उनको नहीं मिल पाया है। CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक मई 2021 में 97% लोगों की आमदनी कम हो गई है। कोरोना ने कुछ उद्योगों की तो कमर ही तोड़ दी है, खास तौर से टूरिज्म इंडस्ट्री। लॉकडाउन के दौरान जब तमाम लोगों के नौकरी का संकट खड़ा हो गया, तो ऐसे में स्पाइस जेट के कुछ कर्मचारियों के सामने दिक्कत खड़ी हो गई। और मुंबई के T2 टर्मिनस पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्पाइस जेट के जो है कर्मचारी का। आप लोगों को क्या दिक्कत है जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? आज रात को मतलब हम लोग घर जा रहे थे, तभी सबका मतलब पास जमा करो और घर जाओ बोलता है। अचानक से क्या हुआ पता नहीं। क्यों क्या पता मेरे को क्या आप क्या कह रहे हैं? ये जबरदस्ती करवा रहे थे, कुछ रीजन नहीं है इसके पीछे। शिमला में सैकड़ों टैक्सी ड्राइवरों की आमदनी नील बटा सन्नाटा हो गई है। पर्यटक आ नहीं रहे और टैक्सी खड़ी हुई हैं। डेढ़ साल से टैक्सी वालों ने काम धंधा कुछ नहीं किया नहीं, तो पूरे हिमाचल प्रदेश में जितने भी टूरिज्म क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, टैक्सी वाला चाहे जो भी है, चाहे होटल वाला है, चाहे घोड़े वाला है, चाहे टेलीस्कोप वाला है, चाहे एडवेंचर वाला है, तो सबके हाथ खड़े हो चुके हैं। एक आदमी के रोजगार जाने से पूरे परिवार पर संकट आ जाता है। बच्चों का भविष्य दांव पर लग जाता है। बुजुर्ग माँ बाप की जिंदगी पर आफत आ जाती है। एक तरफ बढ़ती महंगाई और दूसरी तरफ घटती कमाई। कोरोना ने लाखों लोगों को इतने बुरे दिन दिखा दिए कि अब हर तरफ अंधेरा ही नजर आता है। एक तो वायरस से जान बचाना मुश्किल है, दूसरे वायरस से रोजी रोटी चलाना और मुश्किल है। चुनावी वादे इतने मीठे होते हैं कि लगता है हर हाथ को काम मिल जाएगा। दुनियादारी की हकीकतें इतनी कड़वी होती हैं कि जिंदगी का मजा खराब हो जाता है। आपको ये जानकर दुखद आश्चर्य होगा कि 2019 में 2,851 लोगों ने बेरोजगारी से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी। ये कोरोना से पहले की बात है। आज के हालात और बदतर हो चुके हैं। इस बेरोजगारी की कीमत सिर्फ वो शख्स नहीं चुकाता जिसका काम छिन गया, बल्कि उसका पूरा परिवार चुकाता है, हमारा देश चुकाता है। जब लोगों के हाथों में काम ना बचा हो तो इसमें देश की जीडीपी को
नुकसान पहुंचता है। जीडीपी यानी देश की विकास दर। लोगों की आमदनी नहीं होती, इसीलिए उनको खरीदने की क्षमता कम हो जाती है। जब कोई सामान खरीदता नहीं है तो सरकार के पास कोई टैक्स के तौर पर जो सरकारी खजाने में पैसा इकट्ठा होता है वो मिलना बंद हो जाता है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के मुताबिक इस कोरोना काल में 23 करोड़ खाते पीते लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए, यानी दाल रोटी चलाना उनके लिए मुश्किल हो गया है। अब उनके लिए अनाज का इंतजाम करने में सरकारी खर्च जाहिर तौर पर बढ़ जाएंगे। सरकार को इनकी मदद करनी होती है। सरकार ने तमाम स्कीमें बार बार घोषित भी की हैं। जब इकॉनमी कमज़ोर होती है तो उसका असर निवेश पर पड़ता है, क्योंकि कमज़ोर अर्थव्यवस्था पर कोई भी दांव लगाना नहीं चाहता। ये बात हम सब समझते हैं। इसीलिए बेहतर मजबूत अर्थव्यवस्था में विदेश से निवेश आना भी आसान रहता है। और अब बात अगर देश से निकलकर परिवार की करें तो आदमी के पास फिर से काम पाने की जद्दोजहद तनाव का कारण बनती है। ज़रूरत पूरी करना मुश्किल हो जाता है, जिससे परिवार में आंतरिक कलह के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन सब से बढ़कर बच्चों का भविष्य भी प्रभावित होता है। फीस कहाँ से दें, कैसे स्कूल में पढ़ाएं, क्योंकि हर आदमी के लिए अपने बच्चे की बेहतर ज़िंदगी का सपना वो देखता है और उसे वो पूरा करना चाहता है। वैसे एक तरफ आम आदमी की कमाई के साधन सिमट रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ इस कोरोना काल में ही तमाम बड़े औद्योगिक घरानों की कमाई में बेहिसाब इजाफा हुआ है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। किसी ने कहा था कि एक भारत में दो भारत बसते हैं, एक गरीबों का भारत और दूसरा अमीरों का। एक तरफ रोजी रोटी के लिए संघर्ष है, एक एक नौकरी के लिए मार है, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनकी आमदनी लगातार बढ़ती जा रही है। शायद कोरोना भी इस फर्क को पहचानता है, तभी तो जिस वक्त में मिडिल क्लास घर चलाने के लिए संघर्ष कर रहा है, छोटे कारोबारी अपना धंधा बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, मजदूर मजदूरी तलाश रहा है, कमाई या तो है नहीं या आधी हो गई है, उसी वक्त में कुछ उद्योगपतियों की कमाई इतनी ज्यादा हो रही है जो सामान्य वक्त में भी नहीं थी। देश के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी की आमदनी जुलाई 2020 में 1,40,200 करोड़ थी। 3 जून 2021 को ये कमाई बढ़कर 5,49,926 करोड़ पर पहुंच गई, यानी करीब 4 गुना। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी की आमदनी जुलाई 2020 में 6,10,700 करोड़ थी। 3 जून 2021 को ये बढ़कर 6,14,036 करोड़ पहुंच गई। सिर्फ अंबानी अडानी ही क्यों, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक अजीम प्रेमजी, कुमार मंगलम बिरला, सावित्री जिंदल समेत कई बड़े उद्योगपतियों की आमदनी कोरोना के आपदा काल में बढ़ी है। अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि एक तरफ गरीब और मिडिल क्लास तबका नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा है, छोटे कारोबारियों का धंधा बंद है, तो ये बड़ी कंपनियां कैसे कमाई बढ़ा रही हैं? शेयर्स की कीमत बढ़ने से, मान लीजिए रिलायंस के, अडानी की जितनी कंपनियां हैं, रिलायंस की जितनी कंपनियां हैं, तो उनकी कंपनीज की जो शेयर प्राइस बढ़ी, तो उनके जो प्रोमोटर्स होते हैं, जो मालिक होते हैं, जो मुख्य लोग होते हैं, उनके पास ज्यादातर शेयर्स होते हैं। उससे उनकी जो शेयर्स की वैल्यू है वो बढ़ जाती है, जिससे उनकी अमीरों में गिनती और ज्यादा हो जाती है। शेयर बाजार के अलावा एक दूसरी वजह यह भी है कि इस दौर में बहुत सी चीजें सस्ती हुई, जिसमें निवेश कर उद्योगपतियों ने मुनाफा कमाया। जितने भी सुपर रिच क्लास हैं या जो कैश रिच क्लास है, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनको कई चीजें औनी पौनी दाम पे भी मिल रही है। जमीनें, फ्लैट्स, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी। लोग जो हताशा में उसको आधे रेट पे भी बेच दे रहे हैं, 30% डिस्काउंट में बेच दे रहे हैं। तो सुपर रिच और कैश रिच क्लास के लिए एक अवसर है कि चीज़ों को कम रेट पे खरीद ले। इसलिए इन लोगों का जो है कंसोलिडेशन बढ़ रहा है, मार्केट कंसोलिडेशन बढ़ रहा है। एक तरफ लॉकडाउन ने छोटे कारोबारियों को चोट पहुंचाई, कई इंडस्ट्रीज को भी नुकसान हुआ, लेकिन आपदा के इस वक्त में कई कंपनियों के लिए नए अवसर भी बने और कामयाबी का रास्ता भी खुला। जो टेक्नोलॉजी कंपनीज थी, FMCG कंपनीज थी, फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी,
इन कंपनीज में देखा गया कि इनकी तरफ रुझान लोगों का बढ़ा। जो न्यू इकोनॉमी की कंपनीज थी उनकी तरफ लोगों का, निवेशकों का, ग्राहकों का रुझान बढ़ा। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी एशिया के रईसों में पहले और दूसरे नंबर पर हैं। दुनिया के रईसों की लिस्ट में अंबानी 13वें और अडानी 14वें नंबर पर हैं। भले ही पहली नजर में ये बात अजीब लगे कि कोरोना काल में इनकी आमदनी कैसे बढ़ी, लेकिन देश के लिए इनका कारोबार बढ़ना अच्छा है, क्योंकि इनकी आमदनी बढ़ेगी तो बढ़ेगा रोजगार भी। आइए बात करते कुछ और खबरों की। आज राजधानी में काफी सियासी तौर पर भी हलचल रही। बात पंजाब की कर लेते हैं। पंजाब में मचे कांग्रेस के राजनीतिक घमासान की आज दिल्ली में बड़ी पटकथा लिखी गई। एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू से लेकर परगट सिंह तक और दूसरी तरफ कई और नेताओं ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो दूसरी तरफ कैप्टन इस लाव लश्कर के साथ दिल्ली आए हैं कि वो तो पंजाब में दरअसल असली कांग्रेस है। इसमें कांग्रेस की असमंजस ये है कि वो किसका पक्ष ले, यानी आलाकमान को तय करना होगा कि वो कैप्टन के साथ हैं या खिलाड़ी सिद्धू के साथ। एक तरफ कैप्टन है जिन्हें चुनाव जीतने का अनुभव है, तो दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू हैं जो कि स्टार प्रचारक हैं और उनके भाषणों से देख के भीड़ इकट्ठा होती है। एक तरफ कैप्टन है जो सीधी और सदी हुई राजनीति अब तक करते आए थे, तो दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू हैं जो ताबड़तोड़ बयान देते हैं और अपने जोश के लिए, गर्म मिजाजी के लिए जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। एक तरफ कैप्टन है जिन्हें सरकार चलाने का तजुर्बा है, तजुर्बेदार है, करीब 80 साल उनकी उम्र है, तो दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू हैं जिनको सरकार चलाने का अनुभव तो नहीं है लेकिन मंत्री के तौर पर कामकाज कर चुके हैं और उनकी उम्र करीब 55 से 60 साल के बीच है। अब कांग्रेस की पैनल सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट देगी कि पंजाब में पार्टी से कैसे चुनाव में उतरेगी। उसमें अमरिंदर ही कैप्टन रहेंगे या ओपनिंग के लिए सिद्धू उतारे जाएंगे। सिद्धू भले ही ओपनर हो, जो मेरा स्टैंड था, है और रहेगा, लेकिन मैच फिनिश करने के लिए पिच पर उतरे कैप्टन अमरिंदर जो ऑलराउंडर हैं। पंजाब कोई लाफिंग मैटर नहीं है, ये सानू बड़ी गंभीरता नाल सोचना पवेगा, हंसी खेड नाल नहीं निकल। लेकिन अभी खतरा उनकी कप्तानी पर है। आज कांग्रेस की हाई पावर कमेटी से मिलने से पहले आम आदमी पार्टी के बागी विधायकों सुखपाल खेरा और उनके 2 साथियों को अमरिंदर ने कांग्रेस पर शामिल करवा दिया। ये संदेश देने की कोशिश की कि कैप्टन वही है। मुंह पे ताला और कान बंद करने में विश्वास नहीं रही, आवाज सुनने में और आवाज उठाने में विश्वास रखती है। कांग्रेस के परिवार में कुछ लोग नाराज जरूर हो सकते हैं, पर उसे विरोध का नाम नहीं दिया जाना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर की सियासी पारी डामाडोल इसलिए हुई क्योंकि उनके खिलाफ 2 दर्जन विधायकों ने मोर्चा खोला हुआ है, जिसकी अगुवाई 2 खिलाड़ी सिद्धू और प्रगट सिंह कर रहे हैं। पिछले 3 दिन में राज्य के 80 से ज्यादा नेता पैनल के सामने पेश होकर अपनी बात रख चुके हैं। इसमें विधायक, सांसद और पंजाब में राज्य के कद्दावर नेता शामिल हैं। पंजाब कांग्रेस में कोई अंतर्कलह नहीं है। ये एक कांग्रेस पार्टी की प्रथा और परंपरा रही है कि जिस प्रदेश में हम चुनाव लड़ते हैं, चुनाव की क्या रणनीति होनी चाहिए, चुनाव के क्या मुद्दे होने चाहिए, लोगों के समक्ष क्या बात रखनी है, उन सब के ऊपर विचार विमर्श होता है। कांग्रेस भले ही झगड़ा ना होने की बात कहे, लेकिन सच ये है कि सिद्धू ने 3 मुद्दों पर अमरिंदर को घेरा हुआ है। यही मुद्दे पैनल के सामने भी उठाए गए। 2017 के अधूरी चुनावी वादे, गुरु ग्रंथ साहब बेअदबी मामला और बादल परिवार के साथ सांठगांठ। वहीं अमरिंदर खेमा 3 मुद्दे उठा रहे हैं। रायशुमारी वाली कवायद को गैर जरूरी बताया जा रहा है। सीधे सीएम से बात करने की दलील दी जा रही है। अमरिंदर खेमा कह रहा है कि सिद्धू को इतना महत्व दिया जाना गलत है। कांग्रेस पैनल में मल्लिकार्जुन खड़गे, पंजाब प्रभारी हरीश रावत, कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल शामिल हैं। इस पैनल को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपनी है। आला कमान की मुश्किल ये है कि अगले साल विधानसभा चुनाव है और कांग्रेस को डर है कि कहीं आपसी तनातनी में एक और राज्य हाथ से ना निकल जाए। कांग्रेस की कमेटी विन विन फार्मूले पर काम कर रही है, जिसमें पंजाब में पार्टी प्रधान या मंत्रिमंडल में फेरबदल का सहारा लिया जा सकता है। कोशिश होगी फिर से सभी को साथ लाने की, और ऐसे में कैप्टन बाजी मार सकते हैं क्योंकि उनके पास पार्टी को जिताने का अनुभव है, जबकि सिद्धू तीखे तेवरों के लिए मशहूर है। पंजाब के हर एक नागरिक को हिस्सेदार बनाना है, भागीदार बनाना है,
और इस ताकत को उन तक पहुंचाना है और हर पंजाब विरोधी ताकत को हराना है। मैं कैप्टन साहब ਨੂੰ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਐਂਡ 40 ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ। ਆ ਸਾਰੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੁੱਟ ਲੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕਮਾਈ ਜਿੰਨੀ ਆਏ ਵਧਾਓ कमाई। पंजाब के राजनीतिक समीकरण यह है कि यहाँ अकाली दल का लंबे वक्त तक सत्ता पर कब्जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में अमरिंदर सिंह ने अकाली दल को मात दी। राज्य में आम आदमी पार्टी बड़ी ताकत के रूप में उभर रही है। ऐसे में अंदरूनी लड़ाई से कमजोर कांग्रेस के लिए किला बचाना मुश्किल हो जाएगा। और इसी से जुड़ी अभी अभी एक और बड़ी खबर आ रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने कुछ मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के साथ दिल्ली के शंग्रीला होटल में डिनर के लिए मुलाकात की है। वहां पर इस वक्त बैठक चल रही है। कल कैप्टन की पेशी कांग्रेस की 3 सदस्यीय कमेटी के सामने होनी है। जाहिर तौर पर कल का दिन पंजाब की राजनीति के लिए काफ़ी अहम होने वाला है। और आइए अब रुख करते हैं बिहार की राजनीति की ओर। हिंदी में एक लोकप्रिय गाना है कि तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई। ये मोहब्बत में लड़ाई सिर्फ प्रेम और रोमांस में नहीं होती बल्कि राजनीति में भी आजकल खूब हो रही है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार जेडीयू और बीजेपी के साथ गठबंधन से चल रही है, लेकिन दोनों पार्टियों की खींचातानी भी लगातार चलती जा रही है और अब तो बढ़ती जा रही है। ताज़ा विवाद बीजेपी के एमएलसी के एक बयान से शुरू हुआ है, जिन्होंने नीतीश कुमार को जेल भिजवाने की बात कर दी है, अपने ही मुख्यमंत्री को। इस खबर की तह में जाने से पहले बिहार सरकार के सियासी समीकरण को आपको ज़रूर समझना चाहिए। इस वक्त बिहार की नीतीश सरकार एक बेमेल गठबंधन पर चल रही है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी 43 सीटें जीती है और समर्थन देने वाले बीजेपी के पास 74 सीटें हैं। यानी छोटी पार्टी जेडीयू है पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो कि जेडीयू के नेता हैं। इस सरकार में छोटी पार्टनर यानी बीजेपी पार्टी के रूप में बड़ी है। ऐसे में प्रशासन पर पकड़ को लेकर दोनों पार्टियों में खींचतान खूब हुई है। और तीसरा पहलू विश्वास के संकट को लेकर है। जेडीयू को लगता है कि विधानसभा में उसका खराब प्रदर्शन नहीं होता अगर चिराग पासवान उसके खिलाफ नहीं लड़ते। उसको लगता है कि बीजेपी के इशारे पर चिराग पासवान ने बिहार का चुनाव लड़ा और इसीलिए जेडीयू की हालत पस्त हुई। वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो बीजेपी ने ही जेडीयू के विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था। उस वक्त भी जेडीयू मन महसूस कर रह गई थी कि अपने ही साथी ने पीठ में छुरा भोंक दिया। इन सब के बीच बीजेपी के एमएलसी टुन्ना पांडे ने जिस तरीके से नीतीश कुमार पर हमला बोला है, उसमें दो ही चीज़ें अब हो सकती हैं। या तो टुन्ना पांडे पर कार्रवाई होगी, पार्टी से उनको हटाया जा सकता है, या फिर नीतीश के लिए संकेत होगा कि वो समर्थन की बैसाखी पर इसी तरीके से बीजेपी की मदद के सहारे ही चल सकते हैं और बीजेपी उनके साथ बड़ा भाई का रोल हमेशा प्ले करती रहेगी। पूरा तथ्य के साथ सामने लाएंगे ना कि नीतीश कुमार ने कैसे घोटाला करवाया अपने लोगों से, शराब में कैसे घोटाला कराया, इसीलिए उन्होंने दारू बंद करवाया। भाई जब घोटाला खुलेगी तो जाना ही है। जब चारा घोटाला में श्री लालू जी अंदर आप जेल चले गए तो क्या शराब घोटाला में नीतीश कुमार नहीं जेल जा सकते हैं क्या? इसे कहते हैं मेरी बिल्ली और मुझी से मैं हूं। अब बिहार में जिस बीजेपी की मदद से नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, उसी बीजेपी का विधायक जब मुख्यमंत्री की ऐसी तैसी कर दे तो सवाल उठता है कि उस बिल्ली के गले में इतनी हिम्मत वाली घंटी किसने बांध दी। नीतीश की सुशासन वाली पार्टी तिलमिलाई हुई है कि नेता की तरफ जिसने उंगली उठाई उसकी उंगली काट देंगे। नीतीश कुमार जी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकता है क्या? कोई माइकल नाम बता दीजिए एक भी। ये जो उंगली उठा रहा है ना लोग, उस उंगली उठाने वाला का उंगली काट लिया जाएगा। अंगुली माल टाइप ये राजनीति बिहार में उसी बीजेपी और जेडीयू के बीच हो रही है, जिनका गठबंधन 25 साल पुराना है। बीच में 4 साल तक नीतीश कुमार छिटके जरूर, लेकिन जहाज से उड़ी चिड़िया की तरह जहाज पर ही आकर बैठ गए। लेकिन तलाक के बाद वाले गठबंधन में शक की गुंजाइश कायम रह गई। अब भले ही 43 विधायकों वाले नीतीश कुमार को 74 विधायकों वाली बीजेपी समर्थन दे रही है, लेकिन बीजेपी के किसी विधायक को जब अपने मुख्यमंत्री से ज्यादा विरोधी दल के नेता पसंद आने लगे तो समझिए कि राजनीति किस धुरी बैठ रही है।
मुख्य परिस्थितियों के ही मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। पिछले बार वो 2 नंबर की पार्टी थे और मुख्यमंत्री बन गए, इस बार 3 नंबर में ठेला गए और तभी भी मुख्यमंत्री बन गए। वो पिछले जन्म के तो भाग्यशाली हैं, वो परिस्थितियों के तो मुख्यमंत्री है ना जी। टुन्ना पांडे बीजेपी के एमएलसी, उनके बयान पर नीतीश के लिए दुश्मन से दोस्त बने उपेंद्र कुशवाहा ने मोर्चा संभाला। सीधे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल को ट्वीट किया। ये बयान आप तक भी पहुंच ही रहा होगा। संजय जायसवाल जी, ऐसा बयान अगर किसी जेडीयू के नेता ने बीजेपी या उसके किसी नेता के बारे में दिया होता तो अब तक बीजेपी ने टुन्ना पांडे को कारण बताने वाला नोटिस भेज दिया है, लेकिन जेडीयू कह रही है कि इतने से वो संतुष्ट नहीं होगी। अब बीजेपी अपने विधायक पर क्या कार्रवाई करेगी? लेकिन बीजेपी और नीतीश में शहमात का खेल तो नीतीश की इस पारी के पहले दिन से चल रहा है। भाजपा चुप क्यों है इस पे? भाजपा जान रही है कि नीतीश कुमार जी हमारे साथ चीटिंग कर रहे हैं और भाजपा आने वाले दिनों में बदला लेगी। जेडीयू तो पद की गरिमा को जब बीजेपी ने शहनवाज हुसैन को एमएलसी बनाकर बिहार सरकार में मंत्री बनाया तो नीतीश का मुस्लिम प्रेम भी जाग गया। पार्टी के पास कोई मुस्लिम विधायक था नहीं तो बीएसपी के इकलौते विधायक जामा खां को पार्टी में मिलाया और बना दिया माननीय मंत्री। इन सब के बीच जब कमाल कर दिया बीजेपी के पांडे जी ने तो सवाल उठता है कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है या फिर वाकई ज्यादा सीटों वाली बीजेपी को अब नीतीश के पीछे पीछे चलना अच्छा नहीं लगता। यूपी पुलिस की छवि गुंडों और अपराधियों की एनकाउंटर करने वाली पुलिस की रही है। इसके बावजूद अपराधियों के हौसले बुलंद रहते हैं, क्योंकि कुछ अपराधियों को लगता है कि उनकी पार्टी के नेता मुखिया बने हुए हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, सैया भय कोतवाल वाली स्थिति। लेकिन 1 साल भी नहीं हुआ है इस कानपुर में जहां पर बिकरू कांड हुआ था, उसी कानपुर में एक बीजेपी नेता के छुटभैये नेता हैं कि यहाँ पार्टी चल रही थी और उसमें बुलाया गया था एक हिस्ट्री शीटर बदमाश को। पुलिस अपना काम करने जब उस बदमाश को पकड़ने पहुंची तो पुलिस के काम में व्यवधान पैदा किया गया। इस बीजेपी के नेता ने और उनके समर्थकों ने पुलिस को रोका, पुलिस को उस हिस्ट्री शीटर को पकड़ने नहीं दिया और आलम यह हुआ कि वो हिस्ट्री शीटर पुलिस की पकड़ में होते होते भी भाग निकला। पूरा माजरा क्या है आइए दिखाते हैं आपको इस डिटेल्ड रिपोर्ट में। ये तस्वीरें नहीं तमाचा है। सिर्फ पुलिस नहीं बल्कि पूरी सरकार का तमाशा है। जहां पुलिस मजबूर नजर आ रही है और अपराधी बेखौफ। अगर लोगों के मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड न हुए होते तो उत्तर प्रदेश की भयावह तस्वीर नजर नहीं आती। ये तस्वीर देखिए जिसमें हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह को गाड़ी में चढ़ाने की जद्दोजहद कर रहे हैं पुलिसकर्मी। कुछ सिविल ड्रेस में तो कुछ वर्दी में। पुलिस की गाड़ी 20 सड़क पर खड़ी है। लग रहा है 27 मामलों में आरोपी हिस्ट्री शीटर धर दबोचा गया। अब दूसरी तस्वीर देखिए, गाड़ी चल भी पड़ी लेकिन तभी बीजेपी नेता के समर्थक सड़क पर गाड़ी के आगे बैठ गए। और अब तीसरी तस्वीर देखिए जिसमें गाड़ी के इर्द गिर्द लोग जुट गए हैं। इसमें एक महिला भी शामिल है और जबरन हिस्ट्री शीटर को छुड़ाकर भगा दिया गया। देखते ही देखते भीड़ में हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह गुम हो गया। इस मामले में हिस्ट्री शीटर बदमाश को भगाने वाले 11 अभियुक्तों के पोस्टर जारी किए गए हैं, जिसमें बीजेपी जिला मंत्री नारायण सिंह भदौरिया भी शामिल है। मनोज सिंह के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है और मुकदमा दर्ज किया गया है। 1 दर्जन लोग चिन्हित किए जा चुके हैं जिन्होंने मनोज सिंह को भगाने में मदद की। उनमें से एक व्यक्ति अरेस्ट भी हुआ है रात को। बाकी सब के लिए दबिशें पड़ रही हैं। मनोज सिंह भी गिरफ्तार होगा और बाकी सब भी गिरफ्तार होंगे। नारायण सिंह भदौरिया के ऊपर भी 7 आपराधिक मामले दर्ज है। भदौरिया की पार्टी में ही मनोज सिंह आया था। मामला उछलने के बाद भदौरिया का बचकाना दावा सामने आया। लोग बाहर से आए अंदर और कहा कि एक लड़के को 4 लोग उठा ले जा रहे हैं। मैं बाहर निकल के आया तो मारुति सिलेरियो गाड़ी यूपी 16 नंबर था जिसका, वो उसमें 4 लोग जबरन एक लड़के को डाल रहे थे।
हमने जाके उनसे पूछा कि क्या क्या मामला है, तो उन्होंने कहा कि मैं पुलिस, तो मैंने कहा अपना आईडी कार्ड दिखाइए, तो उन्होंने कोई आईडी कार्ड नहीं दिखाया और पिस्टल निकालकर उस लड़के के लगा दी और नवस्ता थाने की जीप आ गई जिसमें भी कोई अधिकारी नहीं था। भदौरिया की पार्टी में बीजेपी से जुड़े कई लोग भी मौजूद थे। बदनामी बढ़ती देख बीजेपी सक्रिय हो गई है। संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने जो जिले में मंत्री पद है उनका, जो दायित्व है उनका, तो उनको उस दायित्व से मुक्त कर दिया है और साथ ही 3 सदस्यीय एक टीम बना दी गई है जो कि पूरे घटनाक्रम की जांच करेगी। कानपुर वो जगह है जहां पिछले साल हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई टीम पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिसमें 8 पुलिस वाले मारे गए थे। यही वजह है योगी सरकार पर हमले तेज हो गए हैं। यूपी जैसे बड़े राज्य में हर साल 3.5 लाख से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज होते हैं। यहाँ पुलिस की 2 बड़ी समस्याएं हैं। एक है पुलिस कर्मियों की कमी। इस वक्त यूपी पुलिस के पास 3,03,450 कर्मी हैं। 1,11,865 कर्मियों की और जरूरत है, यानी करीब 26.93% की कमी। और दूसरी समस्या है अपराधियों के राजनीतिक संरक्षण की। यही वजह है इन तस्वीरों की, जहां पुलिस को ठाई कर अपनी इमेज सुधारनी पड़ती है, लेकिन हकीकत की जमीन पर राजनीतिक संरक्षण के आगे अपराधी बेखौफ हो जाते हैं और पुलिसकर्मी बेबस। बात कर लेते हैं जम्मू और कश्मीर की। वहां जोर गणतंत्र को मजबूत करने पर दिया जा रहा है, लेकिन आतंकवादियों का गणतंत्र भी शोर करता है। आज आतंकवादियों ने बीजेपी पार्षद, माफ करिएगा कल शाम बीजेपी पार्षद राकेश पंडिता की गोली मारकर आतंकियों ने हत्या कर दी। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से ही आतंकियों के निशाने पर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता लगातार रहे हैं। आपको याद दिलाएं, मार्च में सोपोर में बीजेपी के 2 पार्षदों की हत्या आतंकियों ने कर दी थी। 9 अगस्त 2020 को बड़गाम में बीजेपी कार्यकर्ता अब्दुल हामिद की भी हत्या कर दी गई थी। 6 अगस्त 2020 को काजीकुंड में सरपंच सज्जाद अहमद की हत्या की गई थी। 8 जुलाई 2020 को आतंकियों ने बीजेपी नेता वसीम बारी की हत्या कर दी थी। और अब त्राल में बीजेपी नेता राकेश पंडिता की हत्या के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन सख्त है, तो बीजेपी नेता कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद के लिए वो ऐसे ही लड़ते रहेंगे। इन आंसुओं में आक्रोश का तेजाब भरा है। ये तस्वीरें बीजेपी नेता राकेश पंडिता के घर की हैं, जिनकी आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घर वालों को लगता था कि पंडिता ने कश्मीर में राष्ट्रवाद का जो अलख जगाया था, ये उसका ही नतीजा है। पापा बहादुर थे, उन्होंने वहाँ उनको पता था वहाँ खतरा है। वो मुझे बोलते थे कि पारस मैनेज करना, मुझे अगर कुछ हो गया तो फिर भी तू ही संभालना घर का। उनको पता था उनको खतरा है, फिर भी जाते थे वहाँ। नेशनलिस्ट थे। ये आंसू आज जवाब मांग रहे हैं कि क्या जम्मू और कश्मीर में अब भी आतंकवाद का जहर बचा हुआ है। बोल रहे थे कि वहाँ पे ऐसे मिलिटेंट घूम रहे हैं। मैं जाता हूँ, जब त्राल जाता हूँ तो फिर सुबह जाता हूँ, शाम को रात को बैठता नहीं है, तो क्योंकि वहाँ पे उग्रवादी हैं तो वो ऐसे डर तो लगता है। फिर वो सुबह जाते शाम को वापस निकलते। ये आंसू, ये दिल को चीर देने वाली रूंधी पुकार चीख चीख कर पूछ रही है कि आतंकवाद की इस घटना पर देश क्या जवाब देगा। ये अर्थी पूछ रही है कि क्या जम्मू और कश्मीर में गणतंत्र पर आतंकवाद का गणतंत्र चलेगा। जिस कश्मीर की जन्नत कभी आतंकवाद की गोलियों से छलनी रहती थी, उस जन्नत में बहार लाने की कोशिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि आतंकवाद को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा।
लेकिन आतंकवाद का जहर जब तब निकल आता है। जम्मू के पास त्राल में बीजेपी के पार्षद थे राकेश पंडिता। उन पर यह हमला उस वक्त हुआ जब वो अपने दोस्त के घर गए थे। वहीं पर आतंकवादियों ने रात के अंधेरे में हमला किया। उसमें राकेश पंडिता मारे गए और उनके दोस्त की बेटी जख्मी हो गई। राकेश पंडिता जी के ऊपर हमला किया और इस हमले में राकेश पंडिता जी शहीद हो गए। कायर पाकिस्तानियों ने छिपकर रात के अंधेरे में पीठ पर वार किया है। इसकी भारी कीमत इन पाकिस्तानी आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। राकेश पंडिता के परिवार के साथ साथ उन्हें जानने वाले भी सब बेहद दुखी हैं। बीजेपी पार्षद राकेश पंडिता के बेटे जानना चाहते हैं कि उनके पिता की हत्या के पीछे साजिश किन की है। अगर साजिश है तो इंक्वायरी की जाए और पता किया जाए कि इनके इस सिचुएशन के पीछे कौन कौन थे। जब भी घर पे भी होते थे कहते थे मैं ये करूंगा, मैंने ये किया, अच्छे काम। मैं भी खुश होता था कि पापा ने, प्राउड था मैं काफी। पुलिस के मुताबिक राकेश पंडिता को सुरक्षा मिली हुई थी। उनके पास 2 PSO दिए गए थे। लेकिन जब आतंकियों ने हमला किया तो बदनसीबी देखिए कि पंडिता बगैर सुरक्षा के वहां गए थे। PSO उनके साथ थे नहीं। अब अफसोस ही जताया जा सकता है कि काश उनके सुरक्षा कर्मी साथ होते। इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। जिन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है वो कहीं भी बिना सुरक्षा के ना जाएं। लेकिन बीजेपी को लगता है कि कमी सुरक्षा वाले सिस्टम की है जो उनके नेता को बचा नहीं सका। ये एक पॉलिटिकल किलिंग है। जैसे पिछले कहीं सालों से यहाँ इस प्रकार की पॉलिटिकल किलिंग्स हो रही है और विशेषकर ये टारगेट किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। हत्या इंसान की है, हत्या सियासी भी है। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला से लेकर PDP की महबूबा मुफ्ती तक ने हत्या की निंदा की, मौत पर शोक जताया। ये हत्या तब हुई जब जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद उम्मीद थी कि आतंकियों की कमर टूटेगी। लेकिन इस घटना से साफ है कि घाटी में आतंकवादी बौखलाए हुए हैं। उनके गणतंत्र पर गणतंत्र भारी पड़ रहा है। कश्मीर की नई तरक्की से आतंकियों की साजिशें नाकाम होने लगी हैं। इसलिए पाकिस्तान से उनको खुली शह मिल रही है। दूसरी तरफ स्थानीय स्तर पर उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब इस घटना के बाद ही अगर आतंकवादियों पर सीधा प्रहार हुआ तो आतंक की बची खुची जड़ें भी नष्ट हो जाएंगी। अरे इंडिया चाहता में अब बात करते हैं बच्चों की, खास तौर पर कक्षा 12वीं के बच्चों की, जिनके पास आज डबल टेंशन है। एक तो एग्जामिनेशन की कि बिना कि उसके बाद रिजल्ट का क्या होने वाला है उसकी टेंशन, और दूसरी टेंशन वैक्सीनेशन की है कि वैक्सीन लगेगी या नहीं लगेगी। कोरोना की तीसरी लहर की बात खूब जोर शोर से चल रही है तो बच्चों के वैक्सीनेशन पर भी चर्चा शुरू हो गई है। दूसरी तरफ 12वीं की परीक्षा CBSE समेत कई राज्यों ने अब तो रद्द कर दी है। अब सवाल है कि रिजल्ट किस आधार पर तय होगा। आज बच्चों को हौसला देने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों और उनके परिजनों के साथ सरप्राइज वर्चुअल मीटिंग कर ली। CBSE बातचीत कर रहा था, बच्चों के साथ उसकी मीटिंग चल रही थी। अचानक से इस वर्चुअल मीटिंग में प्रधानमंत्री आ गए। बच्चों को नहीं पता था कि PM के साथ इंटरेक्शन होने वाला है। शाम को करीब 6 साढ़े 6 बजे जब ये वीडियो रिलीज किया गया तब आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री के साथ साथ बच्चों और उनके अभिभावकों के चेहरे पर गजब सी तसल्ली थी सीधे प्रधानमंत्री से बात करने की। CBSE की छात्रों और अभिभावकों के साथ हुई वर्चुअल बैठक में PM नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। बहुत बड़ा फैन हूँ सर, हमारे परिवार थैंक यू भैया। बहुत बड़े फैन है सर। आपका डिसीजन बहुत अच्छा था सर, क्योंकि सर सलामत तो पगड़ी 1000। वाह वाह वाह। सर सलामत तो रखना पड़ेगा। हेल्थ इज वेल्थ हमारे यहाँ कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। आप ही हमारे लिए स्फूर्ति है सर, इंस्पिरेशन है। अच्छा, आप सर सलामत तो पगड़ी 1000 तो बराबर है, लेकिन सर का मतलब आप ये तो नहीं कर रहे कि दिमागी सलामत, कि पूरा फिजिकल बॉडी छोड़ते हैं। फिजिकल भी सर।
अच्छा, क्या करते हैं फिजिकल फिटनेस के लिए? स्वयं कितना समय देते हैं और क्या करते हैं? सर मैं हर दिन सुबह उठ के 30 मिनट योगा करता हूँ सर। योगा और एक्सरसाइज करता हूँ। मैं और मेरा भाई दोनों साथ में करते हैं सर। मेरा छोटा भाई। पीएम मोदी के ऐलान के बाद हर राज्य का बोर्ड भी 12वीं परीक्षा स्थगित करने का फैसला ले रहा है ताकि बच्चों को कोरोना की तीसरी लहर से बचाया जा सके। जानकार कह रहे हैं कि बच्चे अब तक कोरोना से बचे हुए हैं, लेकिन वायरस का कोई ऐसा वेरिएंट सामने आ सकता है जो बच्चों में तेजी से फैले। इसलिए राज्य सरकारें बच्चों के लिए अस्पताल और आईसीयू तैयार करने में लगी हैं। लेकिन कोरोना का पक्का इलाज तो वैक्सीन ही है। तब तक राज्य सरकारें माता पिता के वैक्सीनेशन पर जोर दे रही हैं। यूपी के बाद एमपी सरकार ने भी 12 साल से कम उम्र के बच्चों के माता पिता को वैक्सीन में प्राथमिकता की बात कही है। जिन माता पिता के बच्चों की उम्र 12 साल से कम है, उनको टीकाकरण में हम प्राथमिकता देंगे। लेकिन तब तक बस वही मंत्र, सामाजिक दूरी और मास्क, इनका पालन ही कोरोना को हरा सकता है। सरकारों की तरफ से अब वैक्सीन लगाने की कोशिशें चल रही हैं। बच्चों में कोरोना का इन्फेक्शन ना फैले, वो कोशिश भी शुरू हो गई है। लेकिन आप खुद को बचाने की कोशिशें कभी कम मत होने दीजिएगा। इसके लिए सिर्फ इतना करना है कि आपको मास्क ज़रूर पहनना है। एबीपी न्यूज़ ने आप सबकी सेहत के लिए, सेहतमंदी के लिए #MaskUpIndia चलाया हुआ ये हमारी कैंपेन है, हमारी पहल है। हम खुद आपसे ये अपील करते हैं कि मास्क ज़रूर पहन के रखें, दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करिए। हमारी ये छोटी सी कोशिश है कि जिन लोगों ने मास्क पहनने का प्रण किया है, मास्क वाली सेल्फी हमको भेज रहे हैं, इन तस्वीरों को हम देश के बाकी देशवासियों को दिखाकर उनको प्रेरित करते हैं कि इनसे सीखिए, आप भी मास्क पहनकर हमेशा रखिए। इस मुहिम में बुजुर्गों से लेकर छोटे बच्चों तक, मर्द औरत हर कोई खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। अब तक हज़ारों लाखों तस्वीरें हम तक आ चुकी हैं और वो हर रोज़ हम कोशिश करते हैं कि आप तक पहुंचाएं और आपको ज़रूर दिखाएं। अब बात वो जो इसका आपको इंतज़ार है। देखिए, घड़ी की सुई इतनी तेज़ी से आगे बढ़ी कि हम पहुंच चुके हैं। इंडिया चाहता है कि आखिरी सेगमेंट में, और वक्त है आपको उस शब्द के बारे में बताने का जो मैंने आज ट्विटर पर पोस्ट किया। आज का शब्द वो है जिसका नाता हर किसी से है। हम आप उसे पहनते भी हैं और उसके साथ जिंदगी भर चलते भी हैं, यानी घड़ी। दो संदेश जो हमने आज आपको दिखाने के लिए चुने हैं, उनमें पहला है डॉक्टर मीनू भगिया का, प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतरात्मा को शांति से भर लीजिए। दूसरा संदेश अरुण कुमार पांडे साहब का है और वो लिखते हैं, ऊपर वाला महंगी घड़ी सबको दे, पर मुश्किल घड़ी किसी को ना दे। अरुण जी के संदेश में इस शब्द की पूरी कहानी छिपी है। घड़ी यूं तो वक्त बताती है, लेकिन हिंदी भाषा में घड़ी शब्द का इस्तेमाल वक्त के लिए भी किया जाता है। वैसे देश के लिए ये बेहद कठिन घड़ी है। ये वो दौर है जब जिंदगी कभी भी रंग बदल रही है, रूप बदल रही है, लेकिन इस घड़ी में भी हौसला नहीं छोड़ना है, क्योंकि जिंदगी भर जी भर जीने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सबका हौसला कायम रहे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।